जोधपुर की इस पावन धरा पर गर्ग समाज विकास संस्थान जोधपुर की तरफ से आयोजित आज इस सामाजिक कार्यक्रम में मंच पे विराजमान परम सम्मानीय संतगण, मेरे बड़े भाई उपराज जी गर्ग, हमारे जिला अध्यक्ष राम साहब, आपके समाज के जिला अध्यक्ष नारायण जी, मानाराम जी, और बड़े काफी टाइम से देख रहा था कि मंच का संचालन कर रहे हमारे बाबूलाल जी, और एक व्यक्ति को देख के मुझे और ज्यादा प्रसन्नता हुई, हमारे भाइयों के पूर्व सरपंच जो मेरे पिताजी के बड़े स्नेह जिनसे रखते थे, मेरे पिताजी, तो बिल्कुल पूरा सहयोग हमारे परिवार में आज रामदेव और सामने विराजमान पितृ बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना सहयोग देने वाले सभी भामाशाओं को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने, मैं जब से आया हूं चारों तरफ देख रहा हूं लंबी चौड़ी लिस्टें, एक छोटा समाज और जिस समाज को भी शिक्षा की बहुत अधिक जरूरत है और कोई बहुत बड़े कोई औद्योगिकरण है हमारे समाजों में नहीं, उसके बावजूद भी आप लोगों की जो इस समाज के प्रति और समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे भामाशाहों को भी दिल की गहराई से साधुवाद देना चाहूंगा। अभी पुखराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान कौम के जितने भी लोग हैं, हम लोग जिस दिन बोलना और सुनना सीख जाएंगे, उस दिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा कर दिए कि इनको न तो एक साथ बैठने दो, न इनको किसी की बात सुनने दो, और नए ढंग से इनको बोलने दो, ताकि हमारी गुलामी जिंदगी भर करते रहें। मैं कोई राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, सभी विचारधाराओं के लोग यहाँ आए हैं। मैं देख रहा था मंच में भी परम सम्मानित राजेंद्र जी भी बैठे थे, हमारे पूर्व प्रमुख साहब बैठे थे। आज जो पार्टियां, जो विचारधाराएं तो ये चाहती है कि देश आगे बढ़े, देश के अंदर हम सब लोग जो हैं समान नागरिक संहिता सुनने में बहुत अच्छी लगती है। उसकी परिभाषा जब अखबार में पढ़ते हैं, जब किताब के अंदर पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्या ये जो जालोर का भी सुराना का जो मामला हुआ, उसको लेकर आपको लगता है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता कहीं लागू हो सकती है? आज भी अगड़े और पिछड़े जो हैं, जो सिस्टम पे जो काबिज है लोग, जो नीतियां बनाते हैं वो लोग, उन लोगों को कभी न आपकी चिंता है न हमारी चिंता है, उनको सिर्फ अपनी और अपने वोटों की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की। इसलिए मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आत्मविश्लेषण का समय है। हनुमान जी एक किसान परिवार का व्यक्ति, और मैं कह रहा हूं, हालांकि मैं छोटा भाई ज्यादा तारीफ करूं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनकी सोच जो है वो हिमालय से टकराने की, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि बातों से देश नहीं सुधरेगा, यदि देश को सुधारना है तो हमें व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यवस्था ऐसी बने कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का ऑफिसर खड़ा होकर पूछे, बाबा बताओ आपका काम क्या, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ये व्यवस्था ऐसी राजस्थान और देश के अंदर, तो हम सबका कल्याण इससे हो सकता है। अभी पुखराज जी ने बताया, आज मैं थोड़ी माफी भी चाहूंगा, आने में देरी हुई, क्योंकि आज 12 बजे केवसर के अंदर एक सड़कों का लोकार्पण का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था वीसी के माध्यम से, और वहां से निकल के सीधा यहाँ आया हूं, क्योंकि एमपी साहब ने रात को भी फोन किया, सुबह भी फोन किया था कि मैं आसाम, गुवाहाटी, उधर टूर पे आया हूं संसदीय समिति के साथ, और गर्ग समाज का बड़ा कार्यक्रम है और तुझे वहां जाके और भागीदारी निभानी है। तो मैं थोड़ा आने में मुझे देरी हुई। मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि हम सब लोग बैठ के एक चिंतन मनन करें
कि हमें किस दिशा में चलना है। आपने देखा गांव के लोग जब बिजली का पोल खड़ा करते हैं तो उसके अंदर आप 50 आदमी लगे हुए, जब तक वो एक आवाज करता ना, क्योंकि हमारे साहब जो बिजली के एक्शन रहे हैं इनको सब पता है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे और गांव में जब पोल खड़ा करते थे तो 7-8 लगे जोर से बोलो ही श्याव करते थे ना, और पोल को खड़ा कर देते। इसका मतलब ताकत किसमें? उस शब्द के अंदर, जिसके अंदर सब लोगों को एकजुट करके एक साथ शक्ति लगाई। और आज सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो शब्द आता है टी, बोलते मशीन टी, क्योंकि लोकतंत्र है और राजतंत्र नहीं, आप लोकतंत्र है। हमारे वोट के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि हम बड़े से बड़े व्यक्ति को, यदि वो गलत काम करे तो हम उसको धाराशायी कर सकते हैं, और छोटे से अजने से व्यक्ति को, यदि उसके विचार अच्छे और अच्छा व्यक्ति हो तो हम उसको शिखर के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत वोट में। इसलिए हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना है कि हमें किस दिशा की ओर चलना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है? एक दिन मैं विधानसभा में बैठा था, एक विधायक जी बड़े खुश होकर जोर जोर से बोल रहे थे कि साहब आपके विधानसभा में तो आपकी जाति के बहुत वोट है, इसलिए आप एमएलए बन जाते हो। मेरी जाति के सिर्फ 15,000 वोट थे, फिर भी मैं एमएलए बन गया। तो मैंने कहा घमंड मत करो, आप हमारे जो अध्यक्ष है ना, इनकी जाति के इनकी विधानसभा में सिर्फ 1,000 ही वोट है। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि 1000, इस विधानसभा में 2.5 लाख में से सिर्फ 1,000 वोट वाला एमएलए बन गया। मैंने यही तो बात है, आप अभी सुनो। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हम इन जातिवादियों के चक्कर से, चंगुल से मुक्त होके, हम डगे व्यक्तियों को, शिक्षित व्यक्तियों को, संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को और आपसी भाईचारा और समाज के अंदर अच्छा मैसेज देने वाले लोगों को यदि आगे नहीं लाएंगे तो हमें विकास की कल्पना, जो बड़े लोग अखबारों टीवियों के माध्यम से और यूबीसी के माध्यम से लोगों को बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इनके स्वप्न कभी साकार नहीं होगा। यदि स्वप्न को साकार करना है तो हमें हमारी जड़ों की तरफ देखना होगा कि हमारी जड़ें जो है वो कैसे खोखला कर रही है। कौन ऐसे व्यक्ति है जो जड़ों को खोखला कर रहा है? क्योंकि जड़ यदि मजबूत नहीं होगी तो आप फूल फल पत्ते आप मतलब कैसे अच्छे होंगे। तो हमें जड़ की तरफ देखना है। अभी कल का जो हमारा परसों का गढ़साना का कार्यक्रम था, रात को पुखराज जी को हम लोगों ने फोन किया, बोले आपको गढ़साना आना है। तो व्यक्ति मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद जो आदमी है वो फिर आराम फरामोश होता है। वो सोचता है कि अब मेरी जिंदगी का लगभग काम हो गया, मैं आराम करूंगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन मुझे कई बार बड़ा यूँ लगता है कुक्ति को देख के और ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर। ये व्यक्ति यहाँ से 9 बजे रात को चल के, और इस चिंता के साथ कि गढ़साना के अंदर एक बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने आत्महत्या कर ली सरकारी सिस्टम से प्रताड़ित होकर, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमें चलना है। और रात को 1 बजे पहुंचकर बीकानेर के रेस्ट हाउस के अंदर ये आए और सुबह वहां से जल्दी रवाना हो गए और हम गढ़साना पहुंचे। अब गढ़साना पहुंचे तो वहां कई नेता भी बैठे थे, वहां के वर्तमान विधायक बैठे थे, पूर्व विधायक बैठे थे, और भी कई नेता थे और भारत संघ के लोग थे। तो उन्होंने कहा साहब हमारा कोई बड़ा मांग पत्र नहीं है, हमारा मांग पत्र ये कुछ पैसे जो है वो इसके पीड़ित परिवार को मिले, क्योंकि वो जिस समाज से आता है उसी समाज से हम आते हैं। लेकिन आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि गढ़साना वाले जैसी जगह पे जहाँ डेरी इलाका है, सिर्फ 1 बीघा जमीन उस व्यक्ति की है इससे ज्यादा। तो क्या वो कोई नगड़ी जाति से आने तो बहुत बड़ा आदमी हो गया? लेकिन गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए यदि सबसे पहले कोई आदमी आवाज उठाना चाहिए, किसी भी समाज का पीड़ित व्यक्ति जब कोई संकट होता है तब उसको चाहे विचारधारा मिले नहीं मिले, वोट उसने कभी दिया नहीं दिया, लेकिन एक हर उस व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग में हनुमान बेनीवाल दिखते हैं। अभी आपने देखा सीआरपीएफ का मामला, तो आपके जोधपुर का मामला था। सीआरपीएफ तो कोई यहाँ की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल की एजेंसियां हैं। उसके अंदर एक हवलदार ने सिस्टम से तंग आके और अपनी बंदूक से सुसाइड कर लिया, लेकिन उसने ऑडियो वीडियो में ये बताया कि मैं तो इस सिस्टम को छोड़ के जा रहा हूँ, इस व्यापार सिस्टम को, लेकिन मेरे परिवार को न्याय हनुमान बेनीवाल दिलाया। कितना बड़ा भरोसा आपके ऊपर। आप देखते हो कि छोटा बच्चा जो अपना बच्चा होता है और अपने अच्छा तालमेल होता है बेचारे गुरु से, वो ऊपर दीवार पे खड़ा होता है, अपनी कहते बेटा आ जा, और वो कूद जाता है। ये एक विश्वास होता है। उस व्यक्ति को भी ये विश्वास था कि हनुमान बेनीवाल जो है वो गरीब को न्याय दिलाने जरूर आएगा। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, कई लोगों को पता नहीं, और वो लोग मैंने गढ़साना में बताई
मैंने कहा आप 2-3 लोगों को सस्पेंड की बात कर रहे हो, यहाँ तो डीआईजी सहित 9 लोगों को सस्पेंड या सीआरपीएफ के अंदर कराया है। और जो आईजी, डीआईजी, डीजी जो कहते थे ये आत्महत्या का प्रकरण है, उनको सैन्य सम्मान के साथ नरेश जाट का अंतिम संस्कार करना पड़ा। सारे लोगों ने जाकर वहां सैल्यूट किया और सारा मुआवजा और उसकी वाइफ को नौकरी, बच्चे की पढ़ाई के साथ सारी कुछ घोषणाएं सरकार को करनी पड़ी। लेकिन क्यों? क्योंकि आगे कमांडर मजबूत था। देखिए, जनप्रतिनिधि जो है वो एक गाड़ी के अंदर हेडलाइट की तरह होता है। गाड़ी चाहे आप 1 लाख की खरीद लो और चाहे 5 करोड़ की खरीद लो, जब तक उसके अंदर हेडलाइट अच्छी नहीं होगी तब तक मैं अंधेरी रात में आप उसके अंदर सफर नहीं कर सकते। इसलिए जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो आपके अधिकार, आपके मान सम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ता रहे, ऐसा कमांडर यदि आगे होगा तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा, जो जमाना है अब धीरे धीरे तोप तलवार का जमाना नहीं रहा, घोड़ी का जमाना नहीं रहा, अब जमाना सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का है। जिस दिन कलम हाथ में आ जाए आप लोगों के, उस दिन आप अपने समाज का, अपने परिवारों का और अपने देश का भला कर सकते हो। तो आपसे यही निवेदन में, विशेषकर युवा साथी मेरे खड़े हैं कि आपका छोटा सा समाज है, लेकिन नीतियां निर्धारित क्या होती है, आईएएस, आईपीएस, देश की ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को चला रहा है। नेता तो सिर्फ 8-10% ही ऐसे हैं वे जानते हैं हमारी कितनी बड़ी भूमिका है, हम कितने बड़े पदों में, हमारा अधिकार क्या क्या है। इसकी घटना आप लोगों ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से परसों देखी हुई घटना में हम 2 विधायक थे, 2-3 बीजेपी के विधायक थे, कई पूर्व विधायक, और जब हम वहां चैम्बर के अंदर मिलने गए तो कलेक्टर और एसपी से बैठे देख रहे सबको जैसे कोई अपराधी आ गया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यू नो हु एम आई एंड व्हाट एम आई, आप जानते हो हम कौन है क्या है। प्रोटोकॉल पढ़ा आपने कि जब विधायक प्रदेश का किसी कलेक्ट्रेट से नहीं, चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में भी जाते हैं तो चीफ सेक्रेटरी खड़ा होकर अभिवादन करता है। ये प्रोटोकॉल है, नियम है, नियम नहीं पढ़ा आपने। ये कहते झट से दोनों ऐसे खड़े हो गए जैसे स्प्रिंग लगी हुई, इनको आवाज कराना पड़ता है। तो यदि आप सक्षम और योग्य लोगों को जनप्रतिनिधि बनाओगे तो आपके हक और अधिकार की सच्ची और अच्छी लड़ाई लड़ेगी। तो मैं इतना निवेदन आप विशेषकर युवा साथियों से करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि आपके जो नवयुवक हैं अभी नशे की प्रवृत्ति से दूर है, ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई जगह हम देखते हैं बहुत से बच्चे जो तरह तरह के नशे लेके आ गए, जो राजाओं महाराजाओं वाले नशे शुरू कर दिए। अरे भाई, ये नशे अच्छे होते हैं तो राजाओं महाराजाओं के रजवाड़े पड़े जाते हैं और वो छोड़ते नहीं आप लोगों के लिए। इस नशे से आपको दूर रहना है। मेरी ये आपसे विनम्र अपील है कि हमारे परिवारों में यदि नशा घुस गया तो समझ लेना कि हमारे परिवार भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए नशा मुक्ति का अभियान, वैसे तो ये गुरु जी का विषय है, ये ज्यादा बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साधु संत जो बात बताते हैं वो धार्मिक तरीके से बताते हैं और पूरा उसका क्या क्या लाभ और हानि है सारी ये बताते हैं, तो अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से फिट होती है। फिर भी मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, इसलिए जहां भी जाता हूँ नशे की प्रवृत्ति और शिक्षा की बातें जरूर अपने करनी है, क्योंकि शिक्षा ऐसा हथियार है आज के तंत्र में कि शिक्षा कि हम सिरमौर बनकर यदि बड़े पदों पे पहुंच गए तो हम समाज का बहुत बड़ा भला देश का कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छी पढ़ाई करें और संस्कार के साथ हम आगे बढ़ें। और थोड़ा सा कई बार जागरूक होता है। आज एक सूबे में कार्यक्रम गया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था, उसमें मैंने देखा कि 12वीं स्कूल का प्रोग्राम था, 60% लड़कियां थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये समाज के उत्थान की बात है। हम लोग 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है। ये तो हमारी संस्कारित महिलाएं, कई जगह तो महिला अधिकार मांगने लगी, वो नारे लगाती नहीं लगे सड़कों में कि हमें भी आजादी दो। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे परिवार संस्कार के लिए उनको पढ़ाई करवा के आगे लाने का फर्ज हमारा है। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 महिलाओं के कॉलेज खुल गए, क्यों सर, विधानसभा छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, 2 महिलाओं के कॉलेज खुले। एक तो इसलिए खुला अभी कि भाई साहब उधर से जा रहे थे और कम से कम 5 लाख जो हमारा बड़ा इलाका है वहां की 500-600 लड़कियों ने, उनको जब पता चला कि एमपी साहब का कार्यक्रम है, सारी बच्चियां जो पढ़ने वाली थी 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, वो आके अपने अभिभावकों के साथ खड़ी हो गई और बोले एमपी साहब यदि 12वीं के बाद हमारी पढ़ाई आपको जारी रखनी है तो आप हमारे 5 लाख अंदर कॉलेज खुला, वरना में घरवाले पढ़ने नहीं देंगे। कितनी बड़ी सोच है उन बच्चों की। और भाई साहब ने कहा कि बजट की जिस दिन घोषणा होगी उस दिन 5 लाख के अंदर कॉलेज खुलाऊंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का 5 लाख गांव पहली बार
राजस्थान के अंदर ऐसा गांव बन गया जब महिला महाविद्यालय खुल गए इस वक्त। ये हमारे एक खुशी की बात है। तो हम सबको मिलके अभी आप जैन साहब मानाराम की बात करें थे, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जब यहाँ से भाषण देता है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वो सारी बातें जानता है। ऐसे लोगों को, बुद्धिजीवियों को बार बार, जैसे अभी आज जयंती थी गरीब देशी की, हम सब इकट्ठे हुए। इसके अलावा जब भी मौका मिले हम लोग एक सामूहिक कार्यक्रम रखें, एक दूसरे के विचार जाने, हमारे विचार प्रकट करें। क्योंकि इस देश में क्या कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी, जैसा ये सिखाया हमें नारायण जी, अरे वो अच्छे आदमी नहीं है। अब जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं आपको क्या पता लगेगा अच्छा है बुरा। अरे पुखराज जी से बात मत करना, वो ऐसे ही है, वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ऐसे हनुमान जी बेनीवाल के साथ रहते हैं इसलिए ऐसे होंगे। नहीं, हम सबको एक जगह बैठ के और चिंतन मनन करना चाहिए। जब तक आप उसके विचार सुनोगे नहीं, अपने विचार उसको बताओगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेगा मिलकर। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बार बार होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि जब अपने छात्र को बार बार मंथन करते हैं तो तभी पनीर निकल जाता है। तो ये बच्चे जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में, ये पनीर ये बटर तभी निकलेगा जब बार बार हम उसको मंथन करेंगे। तो आप जब भी समय मिले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ रखें, इससे शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा झुकाव होगा। और लंबा समय हो गया, मुझे पता है आप भी 4-4, 5-5 घंटे यहाँ बैठे हो गए और मुझे भी एक कार्यक्रम में वापस नागौर जाना है। तो आज तो मैं गर्भ ऋषि से आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और इतना ही निवेदन मैं आपसे करूंगा कि अब जागृति का समय है। ये उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागृत है सो पावत है। भैया तो आप सब गुरु हो मंडा है, और गुरु ने बात कही रामदेव जी मारा हिसाब सूरज में दियो दिखाणो है, पर फिर भी छोटे को बड़ी बात कर। और जागृति मतलब सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जागृति के साथ साथ राजनीतिक जागृति सबसे ज्यादा आवश्यक हो गई। इस जागृति की तरफ आप आगे बढ़े हुए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए सोचता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे संगठन मिला के वो आगे बढ़ सकता है, कौन हमारे समाज का ऐसा अच्छा व्यक्ति है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं पुखराज जी से 2018 में जब चुनाव के टिकट बंट रहे थे तब ज्यादा मेरा परिचय से हो नहीं पाया, लेकिन ये रिटायरमेंट होते इन्होंने सोच लिया कि मुझे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचना है, क्योंकि विद्युत भवन और विधानसभा पास पास थी। तो इन्होंने उसको भी बिल्डिंगों को भी देखा होगा, तब इनके मन में ललक पैदा हुई कि मैं भी राजस्थान विधानसभा में जाऊंगा। इन्होंने हनुमान जी से संपर्क किया। एक व्यक्ति ऐसा, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनका यदि आप फेसबुक का सिस्टम आप देखो तो वो पुखराज जी से शायद मेरे साथ 1 लाख गुना आगे थे, 1 लाख गुना। उन्होंने आके और हनुमान जी ने कहा कि आप साहब एक काम करो, मुझे भोपाल में से टिकट दे दो और पुखराज जी को और कहीं से, तो मैं आपको अगर आपकी पार्टी की आप कहो जितनी सेवा करते हो। तो हनुमान जी ने एक चीज कहा, मेरा नाम हनुमान है और मैं हिमालय से टकरा हूं, मैं वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी से यूं लड़ता हूं। यदि रुपयों का मुझे मोह होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, इतनी बड़ी फोन फैले फोन फॉलोइंग और इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मैंने अपनी जबान दे दी, गाना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो लोग तो नारे लगाने वाले झूठे हैं, उनकी तो जबानें भी चली गई, पता नहीं क्या क्या स्कूल में पैदा होकर पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मैंने जबान जो पुखराज जी को दे दी, भोपालगढ़ से विदाई पढ़ूंगा। तो मैं जब तक ये विधानसभा में शपथ नहीं ले ले भोपालगढ़ से, तब तक इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात आप ये होती है। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जुड़ोगे तो आपका, हमारा और इस पूरे समाज का, आप देख रहे हो छोटे छोटे लोग, मैंने कई बार देखा है कि अब अभी जैसे गढ़ताना का कार्यक्रम हुआ तो वहां लोगों ने कहा, इनका एक विश्वास की बात कर रहा हूं कि साहब मानव काले खाई थका है मेरा न्याय बन गए और थका आता है न्याय मिलती माना आरएलपी हमारी तो भरोसा है। जबकि गढ़ताना में अभी आरएलपी का कोई विस्तार नहीं, वहां से हमारे कोई कैंडिडेट अभी चुनाव लड़े नहीं, उसके बावजूद उनको भरोसा है क्योंकि सोशल मीडिया में वो देखते हैं कि आरएलपी ने जहां झंडा गाड़ दिया वहां जीत भी निश्चित आरएलपी की होगी। ये हमारा एक मूल मंत्र है। हनुमान जी एक चीज कहते हैं, तीनों विधायकों को वहां भेज रहा हूं, चाय पानी कुछ नहीं, यदि बाहर चलेगा ना वहां छूट के तो ठीक नहीं होगा। जब तक पीड़ित परिवार मुझे फोन नहीं करे कि साहब हमें न्याय मिल गया, अब आप इन तीनों विधायकों को वापिस अपने इलाके में भेज दो, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इतना वो हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए विश्वास भी लोगों को, इस विश्वास को हमें बरकरार रखना है और हम सबको मिलके अच्छे आपके समाज, अच्छा सबका समाज और अच्छे राजस्थान की हमें कल्पना जो है वो साकार करनी है।
एक बार पुनः इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को हृदय की गहराई से धन्यवाद, आभार और परमपिता परमेश्वर से और गर्ग देसी जी से यही कामना करता हूँ कि पहली बार आप सब लोगों के मुख दर्शन के मुझे अवसर मिला। जल्दी कहीं से ऐसी कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति फिर आपके समक्ष पेश करेंगे। कई बातें ऐसी होती है जिनमें मंथन, अभी क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बंद कमरे में हम कर सकते हैं, अच्छे विचार जो हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, सारी बातें यहाँ कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना एक चीज आप मूल मंत्र ये है कि एकता रखो और अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाओ। और शिक्षा के लिए भामाशाहों को प्रेरित करके सबसे ज्यादा हमें ही कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सरकार के भरोसे शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इसलिए भामाशाह अच्छे पकड़ो, आप उनसे उनका मान सम्मान करोगे तो पैसे भी दे देंगे। पैसे वाले को सुपात्र को दान मिलता है इस देश के अंदर। यदि आपका बना देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज कितना अच्छा आप लोगों ने यहाँ व्यवस्थित तरीके से यहाँ सारा सिस्टम डेवलप कर रखा है। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी संस्थाओं को कोई धन की कमी राजस्थान के अंदर आएगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि राजस्थान भामाशाहों की बहुत बड़ी धरती है। इसलिए अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करें, सभी विचारधाराओं के लोगों को एक जाजम पे आप बुलाएं। ये सबसे बड़ी बात। समाज के विघटन के आज के कारण जो है ना, कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। मोदी जी क्यों कहेंगे ना कि ये दिन है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे आज दिन है, और राहुल गांधी जी कहते हैं रात है, कांग्रेस वाले कहते हैं रात है। अब आरएलपी वाले अभी कहते नहीं, हमें वही कहते हैं सच बोलना है, झूठ बोल गया ना तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम तो अभी सही है। इसलिए पुरजोर तरीके से आपकी हमेशा सेवा में लगे रहेंगे। आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।